अपने पिछले लेसन्स में हमने फ्रांस की क्रांति, पुनर्जागरण और इंग्लैंड की क्रांति खत्म कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मेरे सब्जेक्ट वाइज, अभी मैंने केवल इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर कुछ लेसन्स पढ़ाए हैं, तो वो आप वहां पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फ्रांस की क्रांति के नेक्स्ट चैप्टर के बाद, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। 2 वीडियो का है औद्योगिक क्रांति, उसके बाद 3-4 लेसन्स और है मेन जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको करा के और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से आशय क्या है? औद्योगिक क्रांति जैसे ही हमारे सामने, औद्योगिक क्रांति का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है या जैसे हमें सुनने को मिलता है, वैसे ही एक माइंड में एक मैप सा तैयार हो जाता है कि बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना, ठीक है, और वहां पर क्या बहुत बड़े स्तर में उत्पादन में वृद्धि हुई होगी। ये बात सही है, लेकिन औद्योगिक क्रांति का अगर हम मूलभूत कारण देखें, औद्योगिक क्रांति का मूल मतलब देखें अगर हम, तो हम यह पाएंगे कि औद्योगिक क्रांति से आशय उन वैज्ञानिक खोजों, नवीन तकनीकों से है। औद्योगिक क्रांति से आशय उन वैज्ञानिक खोजों तथा नवीन तकनीकों से है जिनके द्वारा 18वीं शताब्दी में आते आते इंग्लैंड के जो परंपरागत उद्योग चले आ रहे थे, लघु और कुटीर उद्योग, उनका स्थान विकसित बड़े बड़े उद्योगों ने ले लिया। मैं लिख देती हूँ, औद्योगिक क्रांति से आशय औद्योगिक क्रांति से आशय उन वैज्ञानिक, अगर आप कभी भी एग्जाम्स में अगर आता है इसके कारण या फिर इसके प्रभाव कुछ भी आता है इसके बारे में, तो अगर आप इसके एक डेफिनेशन डाल देंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा, आपका आंसर जो है वो बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति से आशय उन वैज्ञानिक खोजों तथा विकसित तकनीकों से है। देखिए, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटी सी चीजें हैं ये। औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में कब हुई थी? जब इंग्लैंड ने हमारे भारत को अपना एक उपनिवेश बना रखा था। इसका मतलब 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति से आशय उन वैज्ञानिक खोजों तथा विकसित तकनीकों से है जिसके द्वारा या जिनके द्वारा 18वीं शताब्दी में, आप कहते हैं कि मैम आप व्हाइट बोर्ड पर हमें बताएं, लिखकर बताएं, तो मैं हर चीज तो नहीं लिख सकती, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो मैं लिख सकती हूँ मैं आपको लिख के बता रही हूँ। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में परंपरागत मतलब जो पहले से चले आ रहे थे उद्योग, ठीक है, परंपरागत उद्योग मतलब होता है जो पहले से चले आ रहे हैं, इसका मतलब लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थान किसने ले लिया? विशाल या विकसित कारखानों ने ले लिया। विकसित कारखानों ने ले लिया। ठीक है, फिर विकसित कारखानों ने तो ले लिया, लेकिन इसके कारण क्या हुआ? जैसे ही बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना होने लगी, वैसे ही क्या होता है, एक बड़ा पूंजीपति, इंग्लैंड में एक बड़ा पूंजीपति वर्ग उभर कर सामने आता है। पूंजीपति वर्ग कैसे? जिनके पास काफी मात्रा में धन संचय था। ठीक है, ये धन किस माध्यम से संचय था? क्योंकि आपको पता होगा कि इंग्लैंड इतना बड़ा देश था, इतना विशाल
इतना शक्तिशाली देश था कि उसने विश्व के लगभग सभी कोनों में अपने उपनिवेश बना लिए थे। जैसा कि भारत भी हमारा एक उपनिवेश था इंग्लैंड का। इन सभी उपनिवेशों के माध्यम से क्या किया, एक पूंजीपति बड़ा वर्ग तैयार हो गया था, जिसने काफी मात्रा में, जैसे यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी वर्ग था, कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग, उन्होंने बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठा कर ली थी। और ये जो पूंजी हुई ये औद्योगिकरण में ही काम आई। और औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, एक बड़ा पूंजीपति वर्ग सामने आया। और इस पूंजीपति वर्ग का जो इसकी जो शक्ति हो गई, इसकी जो पकड़ हो गई, लगभग संपूर्ण विश्व पर हो गई। और संपूर्ण विश्व पर इनका प्रभाव देखा जाने लगा। ठीक है, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो औद्योगिकरण से पूंजीपति वर्ग तो सामने आता ही है, इसके साथ ही उद्योग में जो चले आ रहे परंपरागत उद्योग अर्थात लघु कुटीर उद्योग थे, ठीक है, छोटे मोटे उद्योग थे, उनका स्थान ले लिया विकसित कारखानों ने। लिख देती हूँ, अगर हम एक लाइन में अगर करना चाहे तो औद्योगिक क्रांति वह क्रांति थी जिनमें परंपरागत उद्योगों का स्थान किसने ले लिया, विशाल कारखानों ने ले लिया। और दस्तकारों का स्थान, दस्तकार मतलब ये जो छोटे छोटे जो कलाकार होते हैं, ठीक है, अपने हाथों से ही कपड़ों में कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, अपने हाथों से ही कपड़ों को बुनना, ठीक है, चटाई बनाना, कालीन बनाना, इन सभी को, ये जो सब कलाएं होती हैं इन्हें दस्तकारी कहते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति से आशय था परंपरागत औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहेंगे जहां पर परंपरागत उद्योगों का स्थान विशाल कारखानों ने तथा दस्तकारियों का स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। ठीक है, औद्योगिकरण के पश्चात क्या हुआ, हर कार्य, छोटे छोटे कार्यों के लिए मशीनों का सहारा लिए जाने लगा। ताकि देखिए क्या होता है कि जब हम जो दस्तकार है, जो लेबर होते हैं, अगर अपने हाथ से कोई कार्य करते हैं तो शायद ही वो एक दिन में 1 या 2 कपड़े तैयार कर पाएंगे। लेकिन यदि उसी की जगह मशीनों का सहारा ले लिया जाता है तो दिन भर में कई हजारों, कई लाखों कपड़ों का क्या कर सकते हैं, वो सजावट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, दस्तकारियों का स्थान मशीनों ने ले लिया। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके कारण और क्या हुआ, बड़ी मात्रा में जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, जो केवल कृषि पर डिपेंड थे, बड़ी मात्रा में एक भीड़, क्या जनसंख्या का स्थानांतरण शहरों की ओर हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर अभी मैंने केवल आपको औद्योगिकरण बताया कि आखिर ये औद्योगिक क्रांति थी क्या। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण या फिर औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही आखिर क्यों हुई। और जगह भी हो सकती थी, फ्रांस में हो सकती थी, इटली में हो सकती थी, लेकिन ये क्रांति जो है वो इंग्लैंड में ही संपन्न क्यों हुई। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, कारण बताइए, कुछ भी ये लिख लेना आप। तो हेडिंग डालिए औद्योगिक क्रांति के कारण। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो फ्रांस की स्थिति, फ्रांस की जो दशाएं थी इंग्लैंड की अपेक्षा काफी मजबूत थी। ठीक है, फ्रांस का जो भौगोलिक क्षेत्रफल था वो भी इंग्लैंड की अपेक्षा काफी बड़ा था। ठीक है, फ्रांस में जो उपलब्ध संसाधन थे, ठीक है, कोयला, लोहा, अन्य खनिज, जितने भी उपलब्ध संसाधन थे वो भी इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक मात्रा में थे। ठीक है, और भूमि मैंने बताया ही, क्षेत्रफल जो है वो इंग्लैंड से ज्यादा था ही, और इसके अलावा जनसंख्या भी क्या थी, इंग्लैंड की अपेक्षा लगभग 3 गुनी थी। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो क्रांति सीधे सीधे औद्योगिक क्रांति फ्रांस में होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्रांति जो है वो फ्रांस में ना होकर इंग्लैंड में होती है। ठीक है, इसका कारण हम देख लेते हैं। पहला कारण तो ये था कि जब आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी, फ्रांस की क्रांति में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि फ्रांस की असफलता के पीछे उसकी नौसैनिक क्षमता भी काफी ज्यादा जिम्मेदार थी। उसकी सामुद्रिक शक्ति जो थी वो उसमें कमी थी, सामुद्रिक शक्ति उसकी कम थी, वो भी उसके असफलता के कई कारण थे। ठीक है, कारणों में वह भी एक जिम्मेदार थी।
इसी कारण क्या हुआ, इंग्लैंड फ्रांस को हरा पाया। अर्थात मोटे मोटे तौर पर अगर हम कहें तो इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति इतनी विशाल थी। इंग्लैंड आप एटलस में देखेंगे चारों ओर से लगभग समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। समुद्र से घिरा होने के कारण इंग्लैंड ने अपने चारों ओर कई बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण कर लिया, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और जहां पर समुद्र होगा, किनारा होगा, वहीं पे बंदरगाहों का विकास हो सकता है। और बंदरगाह व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। तो क्या था, इंग्लैंड सामुद्रिक दृष्टि से अत्यंत क्या था, विशाल था। उसके चारों ओर सामुद्रिक सीमा होने के कारण इंग्लैंड ने अपने चारों ओर कई बड़े बड़े बंदरगाहों का विकास कर लिया, जो कि उनके औद्योगिकरण में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुए। मतलब कच्चे मालों का, अब देखिए केवल इंग्लैंड में अगर हमें बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करना था तो वहां के केवल कच्चे मालों से हम विश्व के स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे कर पाते। कच्चे मालों की आवश्यकता महसूस हुई उन्हें, और उन्होंने बंदरगाहों का निर्माण किया। और अन्य देशों के साथ साथ जहां उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे, उन उपनिवेशों से कच्चे माल क्या किया, आयात किया और अपने देश में वस्तुएं निर्मित की। और निर्मित वस्तुओं को क्या किया, उन देशों में या अपने उपनिवेशों में एक बाजार के रूप माध्यम से, जैसे अपना एक बाजार से स्थापित कर लिया था अपने उपनिवेशों में। जैसा कि भारत के संदर्भ में आप पढ़ेंगे, भारत से कच्चा माल उन्होंने क्या किया, ले गए, कपास, नील, ये सारे कच्चे माल क्या किसानों को जबरन नील की खेती और व्यापारिक फसलों की खेती के लिए मजबूर किया गया। और जब ये खेती इन्होंने की और इन कम दाम पर इनकी वस्तुएं, इनके कच्चे मालों को लेकर के इंग्लैंड निर्यात कर दिया गया और इंग्लैंड से बनी वस्तुओं को अधिक मूल्य बढ़ाकर भारत में ले आया गया और भारत में उनकी बिक्री की गई। अर्थात भारत को एक बाजार के रूप में उन्होंने क्या कर लिया, तैयार कर लिया। ये सब कैसे संभव हो पाया, केवल उनकी सामुद्रिक शक्ति के कारण। केवल नहीं कह सकते, मतलब उनकी सामुद्रिक शक्ति के कारण भी ये ये उनका जो कार्य था ये सफल हो सका। तो उनकी पहला कारण क्या होगा, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुई है। औद्योगिक क्रांति के कारण में पहला कारण क्या होगा, इंग्लैंड की भौगोलिक दशा। पहला कारण लिख लेंगे, इंग्लैंड की भौगोलिक दशा। और भौगोलिक दशा में वो सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई कि जो इसकी भौगोलिक दशा थी, अर्थात इसकी जो सामुद्रिक सीमा थी इसके चारों ओर, वो फ्रांस की अपेक्षा कई गुना बेहतर थी और जिसके कारण इसने अपने चारों ओर कई विशाल बंदरगाहों का निर्माण किया और इन बंदरगाहों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात में क्या हुई, सहायता प्राप्त हुई, ठीक है, जिसके कारण औद्योगिकरण यहाँ पर संभव हो पाया। एक और कारण था, इंग्लैंड की जो जलवायु थी, इंग्लैंड की जलवायु इतनी बेहतर थी कि वहां पर कपड़े उद्योग के साथ साथ धातु के रूप में ये जो लोहा और कोयला था, इन सब के निष्कर्षण के लिए कई सारी परिस्थितियां वहां पर मौजूद थी, ठीक है। मतलब इंग्लैंड की जलवायु इतनी अनुकूल थी कि कपड़ा उद्योग, देखिए कपड़ा सबसे ज्यादा मैनचेस्टर कहाँ है, मैनचेस्टर कपड़ों के लिए विख्यात है, ठीक है। मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड में। क्यों, क्योंकि वहां की जलवायु इतनी अच्छी है कि कपड़ा उद्योग या कपड़े के लिए जितनी भी उत्पादित वस्तुएं होती है, कच्चे माल होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा क्या है, वहां की दशाएं अनुकूल है। तो आप दो चीज लिख लेंगे, एक तो सामुद्रिक सीमा, इसकी सामुद्रिक शक्ति, और एक वहां की जो जलवायु है उसके बारे में आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगला कारण क्या था, देखिए किसी भी अगर हम उद्योग की स्थापना करते हैं, चाहे कपड़ा उद्योग हो, ठीक है, चाहे आप स्टील प्लांट ले लो, किसी भी उद्योग की अगर आप स्थापना करोगे तो उद्योगों की स्थापना के बाद उसका जो मूल आधार होता है, जो मूलभूत उसके सहायक तत्व होते हैं, वो होते हैं कोयला और लोहा। कोयला और लोहा, जिस स्थान में कोयले और लोहे की आपूर्ति बेहतर तरीके से होगी, वह स्थान क्या होगा, कारखानों के लिए एक उचित अनुकूल दशा क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। लेकिन ये अलग बात थी कि इंग्लैंड की अपेक्षा फ्रांस में कोयले और लोहे की उपलब्धता अधिक थी। लेकिन वही बात है, तकनीकी कुशलता, वैज्ञानिक खोजें, ये जब तक संभव नहीं होंगे, आपके पास कितना भी ज्ञान भरा हो, अगर आप अपने ज्ञान का यूज नहीं करोगे तो आपके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसा ही कुछ फ्रांस के साथ होता है। इंग्लैंड में इतनी सी खोजें हुई, वहां की जो कुशलता थी, तकनीकी कुशलता थी, वो काफी हद तक फ्रांस से कई गुना ज्यादा थी, ठीक है। तो वहां के जो स्थानीय लोग थे इंग्लैंड के, उन्होंने अपनी तकनीकी के बल पर, हालांकि उपलब्ध था काफी मात्रा में, लेकिन फ्रांस से कम था कोयला और लोहा,
ठीक है। उन्होंने अपने दिमाग से, उन्होंने अपनी तकनीकी कुशलता के कारण क्या हुआ, कोयले और लोहे का उपयोग किया और उन्हें कारखानों के लिए क्या किया, एक आधार उसके लिए तैयार कर लिया। ठीक है। अब क्या था, उनके सामने कई कठिनाइयां आई, जैसे कोयले का अगर वो खनन करते थे तो खनन के पश्चात, कोयला काफी गहराई में होता है, तो कोयले के खनन के पश्चात उनके जो मार्ग था, जैसे जमीन पर वो खदान में जब जैसे वो गड्ढा करते थे तो उनके मार्ग में जल आ जाता था। ठीक है। अब इस जल को निकालने के लिए, कोई तकनीकी पहले थी नहीं। ठीक है। अब इस जल को निकालने के लिए क्या लेबरों की आवश्यकता होगी, लेबरों की आवश्यकता से क्या खर्चा ज्यादा हो जाता था, इस कारण कोयले की जो उपलब्धता थी वो कम मात्रा में हो पाती थी। फिर क्या होता है, जेम्स वॉट नाम सुना होगा आपने, और मैथ्यू बोल्टन ने, जेम्स वॉट और मैथ्यू बोल्टन ने क्या कर दिया, वाष्प इंजन का आविष्कार कर दिया। ठीक है। याद रखेंगे, कोयला और लोहा तो मौजूद था किंतु उसे निकालने के लिए अत्यधिक खर्च का वहन करना पड़ता था, क्योंकि कोयले को निकालने में मार्ग में चला जाता था, जिसके कारण कठिनाई महसूस होती थी। आगे चलकर जेम्स वॉट और मैथ्यू बोल्टन ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया था, वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जो कि आगे चलकर कोयले की खुदाई के लिए, कोयले के उत्पादन में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हुआ और कोयले की उपलब्धता क्या हो गई, अधिक मात्रा में बढ़ गई। ठीक है। फिर अगर लोहे की बात की जाए तो लोहा तो निकल जाता था आसानी से, किंतु लोहे को गलाने के लिए, अब देखिए लोहे का यूज, लोहे कच्चा माल के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है। उसे पकाने के लिए, जैसे आप लोहे का एग्जाम्पल, अगर आप लोहे की ग्रिल बनवाते हो, ग्रिल बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप जो करते हो खदान से लाकर लोहा वहां पर लगा तो दोगे नहीं। ठीक है। पहले उसके निष्कर्षण की आवश्यकता होगी, निष्कर्षण के बाद उसे आप गलाओगे, गलाने के बाद उसे विशेष ढांचे के रूप में उसे तैयार करोगे। ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, लोहे की जो खुदाई थी वो तो हो जाती थी, लोहा प्राप्त हो जाता था, लेकिन उसे गलाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन थी। उस समय पर उसे लोहे को लकड़ी के द्वारा जलाया जाता था, जिसके कारण बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता था। आगे चलकर क्या हुआ, डर्बी का आविष्कार किया गया। भट्टी का आविष्कार मैं लिख देती हूँ, डर्बी नामक वैज्ञानिक द्वारा भट्टी का आविष्कार किया गया। अब इस भट्टी के आविष्कार से क्या हुआ, लोहे को गलाने की प्रक्रिया आसान हो गई और उसे लोहे को मनचाहे रूप में उसे ढाला जा सकता था, या तो किसी मशीन के रूप में परिवर्तित करना हो या फिर किसी औजार के रूप में परिवर्तित करना हो, वो आसानी से हो जाता था। ठीक है। तो इंग्लैंड की भौगोलिक दशा कारण बनता है उसका, और कोयले और लोहे की उपलब्धता। अब 1688 के बाद जब इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, उसके बाद से इंग्लैंड की जनता क्या थी, जागरूक हो चुकी थी, और उनका जो उनकी जो मन था, उनका जो दिमाग था, वो क्रिएटिव माइंड उनका हो चुका था। मतलब वो कुछ ना कुछ नए करने की हमेशा सोच रखते थे। तो जैसे औद्योगिकरण के पश्चात, औद्योगिकरण और औद्योगिकरण के पूर्व उद्योग की स्थापना तो हुई नहीं, इतने ज्यादा उद्योग लगे नहीं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी कुशलता को दिखाना चाहते थे और कृषि के रूप में, कृषि में नई पद्धतियों के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता को उजागर किया। अब कृषि में क्या, जो कृषि में परंपरागत रूप से खेती चली आ रही थी, उन्होंने उसके स्थान पर नवीन कृषि पद्धतियों का आविष्कार किया, ट्रैक्टर, थ्रेशर, इन सब का आविष्कार किया। अब इसके कारण क्या हुआ, देखिए जैसे जो खेत बटाई पर दिया जाता है, बटाई पर देने से क्या होता है कि हमें तो मिलता ही है, हमें फायदा होता ही है, और जिस किसान को, जिस मजदूर को हम बटाई पर देते हैं, उस मजदूर का भी भरण पोषण होता है। लेकिन जैसे ही नवीन तकनीकी आती है, ट्रैक्टर आता है, थ्रेशर आता है, तो लोग यह सोचने लगते हैं कि हम बटाई पर क्यों दें, हम उतनी ही जमीन पर दोगुनी क्या करेंगे, पैदावार करेंगे, और तकनीकी कुशलता के आधार पर। इससे क्या हुआ, उन्होंने ट्रैक्टर द्वारा, थ्रेशर द्वारा अपना काम तो कर लिया, किंतु वो जो मजदूर था, वो जो किसान था, वो क्या हो गया, बेरोजगार हो गया, और उसके पास खाद्यान्न उपलब्धता क्या हो गई, कम हो गई। अब वो जो बेरोजगार किसान था, उसको रोजगार चाहिए था, और रोजगार की तलाश में वो शहरों की ओर बढ़ता है, और ये औद्योगिकरण जो हुआ, औद्योगिकरण के फलस्वरूप
उद्योगों में क्या था, स्टार्टिंग में उद्योग लगे हुए थे, तो बेरोजगारों को क्या चाहिए, बेरोजगार, अगर आपको कहीं पे 10,000 की भी जॉब मिल रही है, जो बहुत ज्यादा मतलब गरीब है, उनके पास खाने को नहीं, अगर 10,000 5,000 की भी जॉब लग रही है तो वो क्या कर लेंगे, जॉब कर लेंगे। मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ। वही स्थिति थी पहले कि कृषि द्वारा जो बेरोजगार मजदूर और बेरोजगार किसान थे वो क्या कर रहे थे, रोजगार की तलाश कर रहे थे, और उद्योगों में बहुत कम पूंजी के मतलब बहुत कम सैलरी पर उद्योग मजदूरों की नियुक्ति की जा रही थी, और ये मजदूर अधिक मात्रा में गांवों से पलायित होकर क्या शहरों में आते गए, और अधिक मात्रा में इन मजदूरों की नियुक्ति उद्योगों में कर गई। तो एक कारण क्या बनता है, यह भी, तो क्या, कृषि क्रांति। याद रखिएगा, मैं पूरा समझा के बता रही हूँ आपको ताकि ये भूले ना, ठीक है। इंग्लैंड की भौगोलिक दशा, कोयले और लोहे की उपलब्धता और कृषि क्रांति आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद इंग्लैंड की क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो गई, हालांकि पहले से ही थी, लेकिन उसकी क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो निरंकुशता थी उसकी समाप्ति होने लगी, लोग क्या हुए, स्वतंत्र हुए, ठीक है। धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या होगा, अगर परिवार में 1 लोग है, 2 लोग हैं, तो जो हमारी मांग होगी, जो उस परिवार की मांग होगी वो कम होगी, ठीक है। 10 किलो क्या होगा, गेहूं और चावल में आराम से उन लोगों को हो जाएगा। लेकिन यदि परिवार बढ़कर 5 या 10 लोगों में हो जाता है तो 10 और 10 किलो में उनका क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो मांग है उनकी बढ़ जाएगी। जनसंख्या वृद्धि होने से क्या हुआ, मांग बढ़ने लगी। मांग बढ़ने के लिए क्या किया जाने लगा, आपूर्ति के साधन ढूंढे जाने लगे, और इन्हीं आपूर्ति के साधनों में क्या किया गया, उद्योगों की ओर कदम बढ़ाया गया। तो अगला कारण क्या होता है इसका, जनसंख्या वृद्धि। जो मैंने अभी बताया वो आप लिख लेंगे, जनसंख्या वृद्धि। फिर उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के आगे चलते हैं। इंग्लैंड के कई सारे उपनिवेश विश्व भर में फैले हुए थे। साथ ही इंग्लैंड खुद इतना सक्षम था, आर्थिक रूप से अत्यधिक सक्षम देश माना जाता है इंग्लैंड, ठीक है, और उस समय पर भी काफी सक्षम था। भारत जैसे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देशों का अत्यधिक धन का पलायन इंग्लैंड की ओर हुआ। अन्य देश जो भी उपनिवेश थे उनका भी पलायन अत्यधिक कहाँ, इंग्लैंड की ओर हुआ, और इंग्लैंड में अत्यधिक पूंजी संपन्न लोग क्या हो गए, उभर कर सामने आए। मतलब इंग्लैंड में अब देखिए, उद्योग अगर आपको लगाना है, अगर आपको कोई उद्यम स्टार्ट करना है, अगर आपको एक मानते हैं आपको एक कोई किराने की दुकान भी चलानी है, उसको लगानी है, उसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। आपके पास पूंजी होगी तभी आप काम को आगे बढ़ा पाओगे। अब इतने बड़े बड़े उद्योगों को लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी। पूंजी की प्राथमिकता सबसे पहले होती है, ठीक है, इसकी प्राथमिकता होती है पूंजी की, ठीक है। तो क्या था, इंग्लैंड के जो लोग थे या इंग्लैंड देश जो शासक वर्ग था, उनके पास पूंजीपतियों की कोई कमी नहीं थी, ठीक है, पूंजी की पर्याप्तता थी उनके पास। इस कारण क्या हुए, बड़े बड़े उद्योग लगे और मांग के हिसाब से आपूर्ति की जाने लगी। तो अगला कारण क्या हो जाएगा, पूंजी की उपलब्धता। ये कोई रटने की चीज नहीं है, केवल समझने की चीज है, और आप इसे आसानी से लिख पाएंगे, पूंजी की उपलब्धता, ठीक है। फिर अब बहुत से कारण है इसके। फिर है, बताया ही मैंने कि इंग्लैंड के विश्व के लगभग सभी कोनों में इंग्लैंड के उपनिवेश विद्यमान थे। उपनिवेश का अर्थ यह होता है कि वह देश जहां पर पूरी कानूनी सामाजिक तौर पर संपूर्ण अधिकार कोई अन्य देश चला रहा हो, ठीक है, वहां से कच्चे माल का निर्यात करना, ठीक है, कच्चे माल के जाने के बाद वहां पर जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका आयात और महंगे दामों पर उस देश में बेचना, और उस देश को बाजार के रूप में तैयार, मतलब आर्थिक रूप से जितना हो सके उस देश को लूटना, ठीक है। तो ऐसे इंग्लैंड के कई सारे उपनिवेश इंग्लैंड ने बना रखे थे, और इन्हीं उपनिवेश के कारण क्या हुआ, इंग्लैंड के औद्योगिकरण को बहुत बढ़ावा मिला। मतलब कच्चे माल की आपूर्ति उनको पर्याप्त मात्रा में होती गई। कच्चे माल के अलावा अब माल हमें मिल जाएगा, वस्तुएं भी निर्मित हो जाएंगी, लेकिन जब वस्तुओं की बिक्री होगी तब तो उनका कुछ फायदा होगा। तो उनकी बिक्री के लिए भी उन्होंने बाजार को तैयार कर लिया था, जैसे भारत भी एक बाजार उनके लिए बन गया था। और इसके कारण क्या हुआ, भारत में भी हस्तशिल्प उद्योगों का बहुत ज्यादा मात्रा में पतन हुआ। या मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका एक कारण और भी क्या था, उपनिवेशों का विस्तार। उपनिवेशों के विस्तार में क्या लिखेंगे आप, कि विश्व के
लगभग सभी कोनों में इंग्लैंड के उपनिवेश विद्यमान थे और इन उपनिवेशों से आसानी से कच्चा माल प्राप्त कर और निर्मित वस्तुएं कच्चा माल प्राप्त कर क्या करते थे, अपने यहाँ मतलब मंगवा लेते थे, आयात कर लेते थे अपने देशों में और वस्तुओं को निर्मित कर वहां पर ले जाकर उपनिवेशों में ले जाकर उसे महंगे दामों पर क्या करते थे, बेच देते थे, जिसके कारण उन्हें 2 गुना, इंग्लैंड में जो वस्तुएं अगर 1 रुपए की बिक रही है तो उपनिवेशों में जाकर 3 रुपए 4 रुपए में वो बेचते थे, जिसके कारण उन्हें 2 गुना 3 गुना फायदा मिलता था। ठीक है, ये हो गया। फिर एक महत्वपूर्ण कारण तो आप सभी जानते होंगे कि जो इसकी सामुद्रिक शक्ति थी, जो इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति थी, ये बहुत ज्यादा सशक्त थी। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जहाजों का अत्यधिक विस्तार हो पाया और सबसे ज्यादा व्यापार रेलों से और जहाजों के माध्यम से किया जाता था। ऐसी जगह जहां पर केवल समुद्र है, ठीक है, वहां पर प्लेन द्वारा तो होगा नहीं, ठीक है, वहां पर स्थल मार्ग है ही नहीं, तो रेलों का विस्तार होगा नहीं, तो व्यापार किससे होगा, वहां पर केवल जहाजों के माध्यम से होगा। इसकी सामुद्रिक शक्ति इतनी विशाल थी कि यहाँ जहाजों के माध्यम से बहुत ज्यादा क्या किया गया, व्यापार किया गया और व्यापार के माध्यम से वहां पर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। तो अगला कारण क्या लिख सकते हैं, सामुद्रिक शक्ति। सामुद्रिक शक्ति। फिर भारत में रेल किसने चलवाई, अंग्रेजों ने चलवाई, अर्थात इंग्लैंड वालों ने, इंग्लैंड वासियों ने चलवाई। और अब भारत में चलवाई किस लिए, ये तो आज हमारे लिए एक लाभ बन गया है। रेल, अगर रेल ना होती तो यातायात करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन अगर हम मतलब मोटे तौर पर देखें, अगर हम गौर करें इस बात पर कि क्या सच में हमारे ही सुविधा के लिए अंग्रेजों ने रेल चलवाई, तो ये बात गलत थी। उन्होंने केवल अपने सुविधाओं के लिए क्या रेल चलवाई थी, ताकि सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक लाया जा सके। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ भारत में उन्होंने रेल चलवाई, उसके बहुत पहले उन्होंने इंग्लैंड में भी क्या की, रेल चलवाई। मालगाड़ियों के माध्यम से क्या होता था, कच्चे मालों की आपूर्ति की जाती थी और निर्मित मालों को दूसरे देशों में भेजा जाता था। तो इसका एक कारण क्या होगा, यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा। इसके अलावा देखिए 8 कारण मैंने बता दिए, अब बहुत से ऐसे कारण थे। संचार की सुविधा, ठीक है, वहां परिवहन का विकास, राजनीतिक वातावरण वहां पर उनका इंग्लैंड वालों का इतना ज्यादा सशक्त था कि कोई हस्तक्षेप इतना ज्यादा नहीं था। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई, लेकिन अंत में जाकर राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ पर होता है। पहले कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था, मनचाहा लूटपाट यहाँ के लोगों ने किया, ठीक है, यहाँ के लोगों के साथ किया। बहुत से ऐसे कारण है, रटेंगे नहीं आप, उसको आप समझ के पढ़ेंगे तभी आपको ये चीजें याद होंगी। ठीक है, तो ये कारण इतने काफी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।